गुड इवनिंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने आपके साथ जो शुरू किए सॉल्यूशंस का टॉपिक स्टार्ट किया था स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने आपको लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया कि हेनरी ने दिया था लॉ फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। बोलो दिया था हेनरीज लॉ, हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ। व्हाट ही सेड कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन और द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट कौन सी थी? उसमें गैस थी। तो हमने लास्ट टाइम हेनरीज लॉ किया था। अब जब राउट्स लॉ जो है स्टूडेंट, वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए दिया गया है कि वो ये कह रहा है कि जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं, जब एक सॉल्वेंट भी लिक्विड है, सोल्यूट भी लिक्विड है, तो हमने आपको बताया कि अगर लिक्विड्स जो हैं वोलाटाइल हैं तो उनके वेपर्स बनने वाले हैं वेपर, यस और नो? टेल मी। Yes. तो अगर उनके वेपर्स बनेंगे स्टूडेंट, तो उनका कोई वेपर प्रेशर होगा। अगर मैंने क्लोज्ड कंटेनर में एक प्योर लिक्विड को ले लिया स्टूडेंट्स, तो होगा क्या कि कुछ समय के बाद उसका एक वेपर प्रेशर होगा। अब ये वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, फिर एक बार बता दूं स्टूडेंट। देखो, हम आपको ये कह रहे हैं कि ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि स्टूडेंट कि यहां पर मैंने एक लिक्विड लिया है, ठीक है। आपने कहा सर मैंने इसमें प्योर H2O ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया, आपने इसके अंदर वाटर डाल दिया। अब होता क्या है स्टूडेंट, अगर मैंने इसको बंद कर दिया, ऊपर से क्या कर दिया, यहां से क्लोज कर दिया। अब ये वाटर के अंदर इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके सरफेस से कुछ वेपर्स बनेंगे। बोलो यस और नो। हाँ जी सर। तो ये वाटर लिक्विड था नीचे, और ऊपर क्या है, वाटर गैस की फॉर्म में आया, वेपर, इसके वेपर बन गए हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूं। होगा क्या, जैसे जैसे सरफेस से क्या होता है स्टूडेंट, एक तरीके से मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, वो वेपर बनाते हैं। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब काफी वेपर बन जाते हैं, तो फिर एक इक्विलिब्रियम होने वाली है। कैसे कि यहां से 10 मॉलिक्यूल बन गए ऊपर स्टूडेंट, वेपर बने, और 10 के 10 वापिस आ गए। बात समझ में आई? तो वाटर लिक्विड और वाटर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगी। जब इक्विलिब्रियम हो जाएगी, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड है स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब वो चेंज नहीं होने वाला एट ए गिवन टेम्परेचर। वो सही है या गलत है? मैं ये कह रहा हूं एट ए गिवन टेम्परेचर स्टूडेंट, एट ए गिवन टेम्परेचर, ये प्योर लिक्विड था, मेरा प्योर था, इसका इसके वेपर बने, और इनमें फिर एक कुछ समय के बाद, इट विल टेक सम टाइम स्टूडेंट, इसका वेपर प्रेशर मतलब इक्विलिब्रियम हो जाएगी। इसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। कि अब इसका जो वेपर प्रेशर है स्टूडेंट, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होगी, जो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P0 H2। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड। इसमें अभी एक ही लिक्विड है, बोलो एक ही है ना, तो हाँ इसका एक वेपर प्रेशर होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड और लिक्विड इन ए क्लोज कंटेनर एट ए गिवन टेम्परेचर। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेपर प्रेशर। अब यहां पर जो मैंने प्योर वाटर लिया है स्टूडेंट, उसका वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? अब मैं ये पूछ रहा हूं कि देखो, आपने इसमें वाटर लिया, फिर आपने एक कंटेनर और लिया स्टूडेंट, उसको ऊपर से बंद कर दिया, और उसके अंदर मैं ये कह रहा हूं, मैंने एक और लिक्विड लिया, C2H5O, इस कंपाउंड का क्या नाम है स्टूडेंट? ये कौन सा है, जल्दी से बताओ। ये ईथर आपने पढ़ी तो थी, डाईइथाइल ईथर है ये क्या है, डाईइथाइल ईथर स्टूडेंट्स, ठीक है, सही है।
बोलो, इथॉक्सी इथेन भी कह सकते हो इसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा तुमने। अब इसके भी वेपर बनने वाले हैं, बोलो बनेंगे, यस और नो, जल्दी से बताओ। हाँ जी सर। अब बताओ कि किसके वेपर ज्यादा बनेंगे, वाटर के या इसके? इसके बनेंगे। इसके बनेंगे। ये ज्यादा वोलेटाइल है वाटर से, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, फिर इसका भी कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम हो जाएगा बिटवीन द वेपर, बिटवीन द वेपर एंड द लिक्विड स्टेट स्टूडेंट। तो मॉलिक्यूल्स जो है इनका भी वेपर बनेगा, इस ये मोर वोलेटाइल है, ये मोर वोलेटाइल है, इसके ज्यादा वेपर बनते हैं, इसका वेपर प्रेशर वाटर से ज्यादा होने वाला है एट द सेम टेम्परेचर। कह रहा हूं टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने अभी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। तो डिफरेंट लिक्विड्स को मैंने लिया स्टूडेंट, तो मैंने उनका वेपर प्रेशर मेजर कर लिया। आपको समझ में आ गया वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इन इक्विलिब्रियम स्टूडेंट, इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड इन ए क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज कंटेनर, ये लिक्विड है, ये इसकी गैस है, ये इसका प्रेशर है वेपर्स का, और यहाँ इक्विलिब्रियम हो गया। जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तभी वेपर प्रेशर हम मेजर करते हैं। तो हमें पता है वेपर प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं, फिजिक्स में आपके इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, मैनोमीटर वगैरह, उनसे हम मेजर कर लेते हैं। तो इसकी कोई वैल्यू आएगी, इसकी भी कोई वैल्यू आएगी। इस तरह से देखो, यहाँ पर हमने कितने लिक्विड लिए हैं स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने डाटा दिया, ये डाईइथाइल ईथर लिया मैंने, ये ब्रोमीन लिया, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आपको पता है Br2 एक लिक्विड है, मैंने इथाइल अल्कोहल लिया, मैंने वाटर लिया। कितने लिए सब्सटेंस? 4। चारों का मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा, टेम्परेचर सबका सेम है। और इसकी वैल्यू कितनी आई है? 0.7 atm, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 0.3, इथाइल अल्कोहल की 0.0। सबसे कम किसकी वैल्यू आई है? वाटर की। बोलो, वाटर की सबसे कम आई है वेपर प्रेशर। हाँ जी सर। तो आपको अब ये पहला क्वेश्चन यही पूछोगे, भाई ऐसा क्यों हुआ कि जो वेपर प्रेशर होता है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। भाई वाटर का कम है, इथाइल डाइथाइल ईथर का ज्यादा है, इसका रीजन क्या है? आप बताओ, व्हाट इज द रीजन स्टूडेंट? क्वेश्चन ये आ गया। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर? अब ये क्वेश्चन आ गया, व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ डाइइथाइल ईथर इज मोर स्टूडेंट देन दैट ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट। ये किसके ऊपर? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर। जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों? मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो आपस में क्या कर रहे हैं? जुड़े हुए हैं, आपस में बंधे हुए हैं। अगर उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई तो वो ज्यादा बनेंगे वेपर्स, ज्यादा बनेंगे वेपर्स। तो आप देख रहे हैं कि इन सब में से सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाटर में है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद इथाइल अल्कोहल में, और इनमें सबसे कम है। तो डाईइथाइल के सबसे ज्यादा वेपर बने हैं, उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। इसका रीजन आप बता सकते हो? ये क्वेश्चन ऐसा आ चुका पेपर में, व्हाट इज द रीजन? द वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल ईथर स्टूडेंट इज मोर देन। क्योंकि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा अट्रैक्टिव है वाटर से। क्यों है? यही तो क्वेश्चन पूछा था, इसका रीजन भी तो बताओगे। ये जो फोर्सेस होती हैं, वेंडरवाल फोर्सेस होती हैं, 11 में भी तुमने पढ़ा था। वाटर में ऐसी क्या चीज होती है जिसके कारण इसका अंदर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है? एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसी के बारे में बताना चाहता हूँ आपसे। बताओ, वाटर में ऐसा क्या होता है जो इसमें नहीं होता? इंटरमॉलिक्यूलर, बार बार आपको ये बात यूज करता हूँ मैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में होती है स्टूडेंट। ये जब भी कभी किसी भी कंपाउंड में स्टूडेंट ये वाली बॉन्डिंग दिखेगी तो उसकी अट्रैक्टिव फोर्स बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए वाटर का वेपर प्रेशर कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार ये आएगा, इसको मैं बहुत यूज करूंगा इस चैप्टर में, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें मिलेंगे। और डाईइथाइल ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती, क्योंकि वाटर के बारे में आपको बहुत बार हम बता चुके हैं। ये है आपका वाटर, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। आप जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होती है या फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन होती है, आपको पता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर एक और वाटर मॉलिक्यूल है,
ऐसे बहुत सारे होंगे, पानी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक के अराउंड बहुत सारे आ जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे जुड़ने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जबकि डाईइथाइल ईथर के अंदर क्या है आपके पास, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, आप देख रहे हैं, ये CH2 है, ये CH3 है, ये CH2 है स्टूडेंट, ये CH3 आप देख रहे हैं। तो ये सिर्फ ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती हैं, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये किस टाइप का है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वो वीकर होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं होती, ये वीक है एज कंपेयर टू दिस फोर्स। तो इसीलिए वाटर के वेपर कम बनते हैं, वाटर का वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पर कम है। इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इससे कम होती है क्योंकि वहां पे R ग्रुप आ जाता है, R ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है। तो कितना लिक्विड के वेपर बनेंगे ये डिपेंड करता है कितनी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है। वीकर अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो ज्यादा वेपर बनेंगे। Therefore, if intermolecular forces between molecules, if intermolecular are relatively strong, vapor pressure will be low. If relatively weak, vapor pressure will be high. ये नोट कर लिया पॉइंट आपने? सर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा तो H2 में है ना? हाँ, तो फिर उसका वेपर प्रेशर भी तो कम है। हाँ हाँ ठीक है। ये तभी तो उसका 0.03 है, इसका 0.7 है। कितना फर्क है? बहुत फर्क है। ये तो 0.7 है, ये 0.03 है। तो जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसके वेपर कम बनेंगे। समझ नहीं? हो गया? हाँ जी सर। अच्छा, और लेकिन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक और फैक्टर बता दूं कि अगर मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। मान लो मैंने वाटर लिया था, अब मैंने वाटर ऐसे की बजाय वाटर मैंने ऐसे कंटेनर में ले लिया। इसमें मैंने वाटर लिया है, इसमें मैंने वाटर लिया है, तो बताओ क्या वेपर प्रेशर चेंज होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, सेम होगा? जल्दी से बताओ। यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, मैंने इंक्रीज कर दिया स्टूडेंट सरफेस एरिया, तो क्या वेपर प्रेशर में चेंज आएगी, नहीं आएगी, या ज्यादा या कम, क्या होगा? जल्दी से बताओ, आपका क्या आंसर है? सेम ही होगा। आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये बात नोट कर ली जाए, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने वाटर लिया, देखो टेस्ट ट्यूब में, और यहाँ पर लिया, ये लार्ज सरफेस एरिया या स्मॉल, लेकिन दोनों की वैल्यू कितनी है, 23.8 टॉन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों की वैल्यू 23.8 टॉर है स्टूडेंट। So the surface area of the solid or liquid in contact with gas has no effect on the vapor pressure। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ गया? तो ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, जल्दी से बताओ। क्या बोला सर आपने? अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो वेपर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा, कम होगा, सेम रहेगा? अगर मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया वाटर को, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। तो टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया स्टूडेंट्स तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाए। बोलो सही है? हाँ जी सर। अच्छा, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होंगे तो ज्यादा इवेपोरेट होंगे, उनके ज्यादा वेपर बनेंगे स्टूडेंट। तो एक इक्वेशन है जिसको यूज किया जाता है, ये है क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन टू एस्टिमेट वेपर प्रेशर एट एनी टेम्परेचर। द वेपर प्रेशर स्टेडीली इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। हम ये कहते हैं जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा किसी भी लिक्विड का। और ये एक इक्वेशन है जिसे कि हम यूज कर सकते हैं टू शो द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो ये आपका वेपर प्रेशर है, ये देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई RT। तो P1 वेपर प्रेशर है टेम्परेचर T1 और P2 है वेपर प्रेशर है टेम्परेचर T2। तो ये एक इक्वेशन बन गई, इसे बोलते हैं क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। डेल्टा एच वेपराइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, R की वैल्यू गैस कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ एनर्जी यूज हो रही है, तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है। P1 P2 आर द वेपर प्रेशर्स एट टू टेम्परेचर्स। ठीक है, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मैं ये कह रहा हूं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर स्टूडेंट्स देयर विल बी इंक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड।
यहां तक स्टोरी समझ आ गई? ठीक है। और इक्वेशन ये है जो लिंक कर रही है, अगर हमने निकालना तो इसमें हम निकाल सकते हैं कि अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो प्रेशर कितना इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर कितना बढ़ेगा, इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्लेसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। आगे चलूं? हाँ जी सर। अच्छा, तो हमें समझ में आई कि वेपर प्रेशर क्या होता है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो राउट्स ने एक लॉ बनाया। राउट्स ने कहा कि जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, तो उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन के अंदर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। हेनरी ने जो लॉ बनाया था वो किसके लिए बनाया था? उसने गैस का लिक्विड सॉल्यूशन के लिए लॉ बनाया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और राउट्स ने क्या कहा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर होता है ईच कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। वो मतलब यहाँ पर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास लिक्विड ही सॉल्वेंट है स्टूडेंट्स, और लिक्विड ही सोल्यूट है, ठीक है जी। और ये दोनों अगर वोलाटाइल है, वोलाटाइल है मतलब इनके वेपर, इसके भी वेपर बनने वाले हैं और इसके बनने वाले हैं। तो होगा क्या कि अगर मैंने प्योर लिया तो आपने देख लिया प्योर लिक्विड का, कोई भी प्योर लिक्विड है स्टूडेंट, उसका एक वेपर प्रेशर होता है पी नॉट, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ कंपोनेंट 1, तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है एट ए गिवन टेम्परेचर, ये चेंज नहीं होती, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बोलो सही है गलत है? तो एट ए गिवन, एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है। बोलो कांस्टेंट है, यस और नो? ये तो नहीं चेंज हो रही ना, सिर्फ टेम्परेचर पे चेंज होती है। कोई भी लिक्विड ले लो, हर एक का अलग अलग है, वो हमने बता दिया किसका ज्यादा है किसका कम है। जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है उसका वेपर प्रेशर कम निकला, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बना। बोलो सही है गलत है? ठीक है। तो प्योर लिक्विड का तो एक वेपर प्रेशर होता है। तो आप ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देखो आपने कहा कि ये लो मेरे पास एक प्योर लिक्विड है, मैंने कहा चलो आप कह रहे हो मेरे पास वाटर है, ये प्योर लिक्विड है। जब प्योर लिक्विड है तो इसका एक वेपर प्रेशर है जो आपने कहा पी नॉट। ये अगर मैं कहूँ ये कंपोनेंट 1 है, ये है कंपोनेंट 1, ठीक है जी। बाइनरी सॉल्यूशंस की मैं बात कर रहा हूँ। बाइनरी में कितने कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट? 2। 2 होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो पहला मेरा कंपोनेंट 1 है, तो इसका वेपर प्रेशर कोई होगा, आपने कहा प्योर का P10 है, ठीक है। आपने जब इसको बंद कर दिया ऊपर से, तो इसके ऊपर क्या थे? इसके वेपर्स थे। अब इसके अंदर स्टूडेंट मैं कह रहा हूं मेरे पास एक कंपोनेंट और भी है, ये कंपोनेंट 1। अब मैंने अल्कोहल ले लिया, ये कंपोनेंट 2 हो गया मेरा, ठीक है। इसका भी कोई, इसका ये जो एथेनॉल है इसका भी कोई वेपर प्रेशर होगा, कितना होगा? P02। ये किसका वेपर प्रेशर है? प्योर इथेनॉल। अभी हमने आपको दिखाया कि किसका ज्यादा है किसका कम है। इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसमें इसमें वीकर होती है। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है एथेनॉल का, किसका? इसका ज्यादा है इससे, है ना, क्योंकि इसके अंदर फोर्स अट्रैक्शन वीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके भी वेपर बने, इसके भी वेपर बने। अब मैं कहता हूं कि वाटर के अंदर मैंने ये एक सोल्यूशन लेता हूं। अब मैंने सोल्यूशन की बात की, सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूशन कैसे बनेगा जल्दी से बताओ। आपके पास ये वाटर है, सॉल्यूट। एक मैं कह रहा हूं कंपोनेंट 1 है, ठीक है, कंपोनेंट 1 है। चलो इसको मैं और ऐसे आपको, अब मैं कह रहा हूं स्टूडेंट कि मेरे पास एक कंपोनेंट 1 है, अब इसके अंदर मैं दूसरा कंपोनेंट डालना शुरू करता हूं, कंपोनेंट 2 कोई भी हो सकता है, जैसे यहां पर मैंने कहा एथेनॉल है। अब क्या किया तुमने? इसके अंदर एक कंपोनेंट और डाल देते हैं। चलो ये लो, ये वाला मेरा ब्लैक कलर का है और ये ब्लू कलर का। अब ये एक और कंपोनेंट आ गया इसमें, मैंने डालना शुरू किया। ये कौन सा है? 2, ये ब्लैक वाला। अब क्या होगा कि इसके अंदर दोनों के वेपर बनेंगे। ये ऊपर क्या हुआ? एक ब्लैक वाले बने
और दूसरे कौन से बने, ब्लू वाले बने, ठीक है, ये ब्लू भी आ गया। तो दोनों के वेपर बने हैं, दोनों के वेपर बने हैं। तो अब ये सोल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, मैं कह रहा हूं जो P1 है वो वेपर प्रेशर किसका है, कंपोनेंट 1 का इन सोल्यूशन, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो रोक लेना मुझे। P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इन सोल्यूशन, इन सोल्यूशन, ठीक है। तो राउट्स ने ये लास्ट स्टडी किया है, राउट्स ये कहता है कि जो सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड है पार्शियल वेपर प्रेशर, अब पार्शियल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वेपर प्रेशर एक लिक्विड का नहीं है, दो लिक्विड है। अब कितने लिक्विड है, दो, तो दो के वेपर बने हैं, तो पार्शियल एक का और पार्शियल दूसरे का मिला के टोटल वेपर प्रेशर बनता है। बोलो सही है। तो कह रहा है P1 वेपर प्रेशर एक का है, P2 वेपर प्रेशर दूसरे का है इन सोल्यूशन। तो ये जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन होता है, किसका, जो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो इसके अंदर अगर मैं ये कहूं कि x1 जो है वो chi1 अगर मोल फ्रैक्शन है 1 की और chi2 मोल फ्रैक्शन है 2 की स्टूडेंट, तो टोटल मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होती है, जल्दी से बताओ, 1 के बराबर, ठीक है। ये सही है फार्मूला, टोटल मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, वो फार्मूला हम पढ़ चुके हो तुम। तो स्टूडेंट्स एक, अब दो कंपोनेंट है तो दोनों के वेपर बने हैं, दोनों के वेपर बने हैं, तो ये रावर्ट्स कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट मोल फ्रैक्शन। मतलब जो वेपर प्रेशर बनेगा किसी का भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन का होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर P1 है तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, P2 ये P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होता है स्टूडेंट वो P1 0 के बराबर आया है, यहाँ पर आप करके भी देख सकते हो। तो हमने आपको ये कहा कि जो 1 कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 है। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर मैं हटा दूं तो वो ये बन गया। क्यों, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ये chi1 की वैल्यू 1 हो गई तो ये प्योर हो गया ना प्योर, हाँ जी सर, प्योर 1, तो प्योर 1 का तो फिर P1 इज इक्वल टू P1 0 होना चाहिए, इसीलिए ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट P1 0 हो गया। और जो कंपोनेंट 2 मैंने कहा, तो कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में कितना हुआ, P0 2 इंटू chi2। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हुआ स्टूडेंट, क्योंकि पार्शियल, अब ये पार्शियल वेपर प्रेशर क्योंकि एक नहीं दो कंपोनेंट है, तो पार्शियल टोटल वेपर प्रेशर इज ड्यू टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस द पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट 2। इसी को बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आ गया स्टूडेंट सॉल्यूशन के अंदर, तो आपने कहा P1 और P2 को ऐड कर दो सर। तो P1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, P1 की वैल्यू ये है P1 0 chi1 और P2 की वैल्यू कितनी है P0 2 chi2 स्टूडेंट। तो अब आपने कहा कि x1 और x2 तो रिलेटेड है बाय दिस फार्मूला, ऑलरेडी आपको पता है chi1 प्लस chi2 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं x2 में एक्सप्रेस कर सकता हूँ और x1 में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो हमने chi1 को chi2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या बना P1 0, chi1 क्या होगा, chi1 क्या होगा, chi1 विल बी 1 माइनस chi2, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या बनी 1 माइनस chi2। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू रख दी स्टूडेंट्स। अब इसको खोल लिया मैंने, P1 0 माइनस P1 0 chi2 प्लस P0 2 chi2, इन दोनों में देख रहे हो chi2 कॉमन है, तो मैं chi1 कॉमन ले लिया, तो फार्मूला क्या बन गया स्टूडेंट, chi2 को मैंने बाहर ले लिया तो क्या बना P0 2 माइनस P0 1 स्टूडेंट। तो ये बन गया मेरा टोटल प्रेशर, ठीक है, सही है सर हाँ बोलो, कुछ नहीं। ये सही है कि नहीं फार्मूला, जल्दी बताओ। हाँ जी सर, तो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बना दिया स्टूडेंट, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के भी काम आता है, मैं इसको बॉक्स में रख देता हूँ। तो जब सोल्यूशन बन जाएगा, राउट्स लॉ ने हमें एक फार्मूला दे दिया, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 0 जो है वेपर प्रेशर प्योर का 1 का है, P0 2 वेपर प्रेशर प्योर 2 का है,
क्योंकि P02 ज्यादा वोलाटाइल हमने लिया है, उसके ज्यादा वेपर बने हैं, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इसलिए यहाँ पर P02 माइनस P1 आ गया। Chi2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। यहां तक समझ में आया फार्मूला? ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? टोटल वेपर प्रेशर। अब देखो कि हमें लर्न करना है ग्राफ कैसे बनाएंगे स्टूडेंट। ग्राफ बनाना है, राउट्स लॉ का हमने फॉर्मूला रख लिया। क्वेश्चन आया व्हाट इज राउट्स लॉ? राउट्स लॉ सेज that the partial vapor pressure of any component in a solution is proportional to its mole fraction, or P is equal to P naught 0 into chi। यही है राउट्स लॉ। अब मैंने कंपोनेंट मान लिया था, अब दो कंपोनेंट लिए थे हमने, तो फर्स्ट का क्या बना था? P1 इज इक्वल टू P नॉट 0 chi। आप देखिए कि ये एक इक्वेशन है, ये वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्यूशन का। ये वेपर प्रेशर प्योर का है, और ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है। और ऑलरेडी आपको पता ही है chi1 प्लस chi2 इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अभी तक मैंने सही लिखा? ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का ग्राफ तुम्हें पता है कैसे बनता है? यहाँ पे ये 0 है C। अगर ये स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है? देखो, ये इसका स्लोप है, और ये मोल फ्रैक्शन है, और ये वाई यहाँ पे मेरा वेपर प्रेशर है। तो कहने का मतलब ये है, अब मैं ग्राफ अगर बनाना चाहूँ तो उसकी शेप कैसे आने वाली है स्टूडेंट? ग्राफ की शेप कैसे आने वाली है वो देखते हैं। देखो मैंने क्या किया स्टूडेंट, एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए मैं कितनी एक्सिस लेता हूँ? दो। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ठीक है, ये दो एक्सिस मेरी हैं। यहाँ पे मैं मोल फ्रैक्शन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ले सकता हूं मोल फ्रैक्शन। यहां पे मैं क्या लूंगा? वेपर प्रेशर। क्या ले रहा हूं? वेपर प्रेशर। बोलो सही है? तो अगर मैं ये कहूं कि यहां पर मेरे पास xi1 है, अगर xi1 है स्टूडेंट, x1 y x1 1 है, तो ये मतलब क्या हुआ? ये प्योर कंपोनेंट 1 है। बोलो सही है गलत है? अगर x1 1 है तो x2 कितना हुआ? 0। तो प्योर कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा स्टूडेंट, वो उसका वेपर प्रेशर यहाँ होगा। ये वेपर प्रेशर उसका आया कंपोनेंट 1 का। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये जो वेपर प्रेशर chi1 पर आएगा, जो भी वैल्यू होगी, मैं प्लॉट कर रहा हूं, तो ये क्या वैल्यू होगी? P1 0। सही है? ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1। कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर क्या है? व्हेन इट इज प्योर स्टूडेंट, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1। इसमें अभी दो नहीं है। अब मैंने कहा कि अगर मैं इसको 0 कर दूं, chi1 को 0 कर दूं, ये मेरा 1 था chi1, और ये मोल फ्रैक्शन ऐसे चल रही है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऐसे जा रही है। ये 1 था, 1 के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही हो सकती है। बोलो 1 ही हो सकती है ना? फिर 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, इस तरह से 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। ठीक है जी, और उसके बाद क्या है? 0। यहां पर x1 की वैल्यू 0 हो गई है। अगर ये 0 हो गई तो इसका वेपर प्रेशर भी 0 होगा, क्योंकि अब ये कंपोनेंट ही नहीं है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? 0 होगा। बोलो मैंने सही बताया? तो ये जो ग्राफ बनने वाला है, ये स्ट्रेट लाइन का कैसे आने वाला स्टूडेंट? ये ग्राफ मैंने जो बताया स्टूडेंट, समझ में आई कि ये किसका ग्राफ है? जी सर। क्योंकि स्टूडेंट जब मैं, ये मेरे पास प्योर है, प्योर 1, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो P1 0 है। जब मैं इसके अंदर कंपोनेंट 2 डालूंगा, तो इसकी मोल फ्रैक्शन कम होती जाएगी, और इसकी मोल फ्रैक्शन अगर कम होगी, मतलब chi1 की वैल्यू कम होती जाएगी, तो P1 भी तो कम होता जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर कम होता गया बाय ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि देख y इज इक्वल टू mx। तो ये ग्राफ आया इसका, ये कंपोनेंट 1 है। ठीक है जी, अब मैं कहता हूं कि मैं कंपोनेंट 2 का ग्राफ बनाना चाहता हूं। क्या बनाऊंगा? कंपोनेंट 2 का ग्राफ, ताकि आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, सब कुछ अभी समझ में आ जाएगा। कंपोनेंट 2 का मैं अब ग्राफ बनाता हूं। चलो कलर भी मैं चेंज कर लेता हूं स्टूडेंट, आपको कोई लो। अब कंपोनेंट 2 के लिए मैं ऐसे बनाता हूं। देखो मैंने क्या किया, ये मेरी y है स्टूडेंट,
और ये मेरा x है, और यहां पर कंपोनेंट जो 2 है स्टूडेंट वो 1 है, और अगर कंपोनेंट 2 1 है तो काई 1 कितना है 0, ठीक है। तो इसकी कोई वैल्यू होगी, कंपोनेंट 2 का कोई वेपर प्रेशर होगा स्टूडेंट। अगर कंपोनेंट 2 ज्यादा वोलाटाइल था तो उसका वेपर प्रेशर इससे ज्यादा ही आएगा। यहां पर क्या आएगा P02, ठीक है। तो अब ये काई 2 यहां पर 1 है और यहां पर काई 2 0 होने वाला है, तो इसकी मोल फ्रैक्शन कम हो रही है, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 एंड मान लो यहाँ पे 0.0 आ गई। ये किसकी वैल्यू आई है, काई 2 की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका ग्राफ कैसे आने वाला है, ये लाइन कैसे बनने वाली है, ऐसे बोलो सही है, क्योंकि ये इसका ग्राफ है P2 इज इक्वल टू P02 इंटू काई 2, बोलो सही है, समझ में आया, हाँ जी। बोलो। हाँ जी सर। अब इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, तो फिर मेरे को ये ग्राफ मिला, ये आपको बुक में जो दिया हुआ है। देखो उसको समझाने के लिए मुझे दो अलग से बनाने पड़े। आप देखो कि यहाँ पर काई 1 1 है और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे काई 2 0 है और काई 2 1 है। तो ये लाइनें आपको मिली हैं, स्ट्रेट लाइन। आपको समझ में आ गई स्ट्रेट लाइन कैसे आई, ठीक है जी, आ गई। हाँ जी सर। तो ये कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर कम था 2 से, 2 ज्यादा वोलाटाइल था, तो उसका जब जब जैसे जैसे मैं इसकी मोल फ्रैक्शन कम होती गई तो इसकी वैल्यू कम हो गई लीनियरली। जब जब इसकी मोल फ्रैक्शन कम हो गई लीनियरली, जब इसकी मोल फ्रैक्शन 0 हो गई तो इसका वेपर प्रेशर भी 0 हो गया। अगर मैं इसको यहाँ 0 कर दूं तो ये P1 0 हो गया, 1 कर दूं तो ये P1 इक्वल टू P1 0 हो गया। और अब रह गया, इन दोनों को मैंने मिला दिया। अब मैं कह रहा हूं टोटल प्रेशर मैंने निकालना है। टोटल प्रेशर का फार्मूला अभी हमने आपके सामने बनाया कि टोटल प्रेशर का फार्मूला हमने क्या बनाया स्टूडेंट, कि टोटल प्रेशर निकालने के लिए हमने आपको कहा कि ये लो, टोटल प्रेशर विल बी P10 प्लस chi2 मोल फ्रैक्शन ऑफ द 2 P02 माइनस P10, ठीक है। अगर ये समझिए कि chi2 0 हो गया, अगर chi2 0 हो गया, अगर मैं कहूं chi2 0 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, ये तो 0 हो गया, P1 0 के बराबर आ गई, ये वैल्यू आई ये वाली। और अगर मैं कह दूं कि chi2 1 हो गया, chi2 1 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, chi2 1 हो गया तो P02 माइनस P1 कितना आ गया, फिर P10 प्लस P02 माइनस P10, ये और ये कट गए, तो फिर ये वैल्यू कितनी आई P02 के, फिर ये वाला पॉइंट आ गया, समझ में आया। हाँ जी सर। और इन बिटवीन मुझे वैल्यू निकालनी है टोटल प्रेशर की, तो मैं इसकी वैल्यू रखता जाऊंगा और इसको कैलकुलेट कर लूंगा। ऐसे पॉइंट आने वाले हैं ये जो आपको दिख रहे हैं, और इनको ज्वाइन करूंगा स्टूडेंट तो ये टोटल प्रेशर है। ये क्या है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 बाई P2 एज कैलकुलेटेड बाई द राउट्स लॉ। ये जो भी मैं कर रहा हूं, मैंने कौन सी कैलकुलेशन की है, दिस इज अ कैलकुलेटेड ग्राफ of the vapor pressure of component 1 and 2 student calculated by using Raoult's law। बोलो मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, जल्दी बताओ। ये वाला ग्राफ आने वाला है। और अगर वैसे इसको भी देखना चाहो तो ये भी आप देख रहे हो, एक स्ट्रेट इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जिसे मैं बोल रहा हूं y इज इक्वल टू, यहां पर अगर मैं रखूं y इज इक्वल टू mx प्लस c स्टूडेंट, ये c, ये मेरा c यहाँ पे कांस्टेंट है, ये मेरा स्लोप है और ये काई है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो ये आई है, ये भी एक ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, तो मैथमेटिकली भी आप इसको देख सकते हैं। बताओ ये ग्राफ समझ में आ गया, हाँ जी सर। ठीक है। बाल बताओ इसमें कोई डाउट है, नो सर। ये ग्राफ समझ में आ गया राउट्स लॉ का। हाँ जी। तो राउट्स लॉ के फॉर्मूले से हमने एक ग्राफ बनाया स्टूडेंट, जो ये है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल, इस ऐसे सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है स्टूडेंट, आइडियल सॉल्यूशंस कहा जाता है जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशंस। व्हाट इज एन आइडियल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, which will obey the Raoult's law, which will obey the Raoult's law student,
एट ऑल कंसंट्रेशंस, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे आइडियल गैस पढ़ी थी ना तुमने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसी टाइप से ये सॉल्यूशंस के लिए है, ये गैस नहीं है, ये सॉल्यूशन सॉल्यूशन का मिक्सचर है, ठीक है। तो राउट्स लॉ का ग्राफ जो ऐसे आएगा, that P1 and P2 are directly proportional to chi1 chi2, the total vapor pressure is given by a line marked as this 3, which we can do the calculation mathematically also and do it, student। यहां तक तुम्हें समझ में आ गई, समझ में आ गई, बोलो कोई डाउट है। अब देखो कि क्या हुआ स्टूडेंट, कि एक और फार्मूला हमें बनाना है। क्या फार्मूला बनाना है, कि देखो आपका ये लिक्विड है, इसमें कितने कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में, कितने कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट 1 एंड 2, दो कंपोनेंट है ना, और इनकी मोल फ्रैक्शन क्या है, chi1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 स्टूडेंट लिक्विड के अंदर, ये जो लिक्विड है, और chi2 क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट 1 इन लिक्विड, chi2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। chi1 chi2 क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड कंपोनेंट 1 और 2। बोलो मैंने सही लिखा गलत लिखा, जल्दी से बताओ, समझने वाली बात है इसलिए कह रहा हूं। सही लिखा था। लेकिन होगा क्या स्टूडेंट्स, कि अब ऊपर वेपर भी बनने वाले हैं, दोनों के वेपर भी बनने वाले हैं, यहां पर वेपर भी बनने वाले हैं, वेपर भी बनने वाले हैं, इसमें दो थे कंपोनेंट, एक ब्लू वाला और एक, तो जो वेपर बनने वाले हैं स्टूडेंट, उसमें दो टाइप के हैं वेपर्स, किस किस के हैं, दोनों लिक्विड के वेपर्स हैं, काले वाले और ब्लू वाले दिख रहे हैं ना। तो ब्लू वाला कंपोनेंट 1 है, तो काला वाला कंपोनेंट 2 है, तो दोनों के वेपर भी बनने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, वेपर। तो अगर मैं ये कहूं कि y1 जो है वो मोल फ्रैक्शन है स्टूडेंट कंपोनेंट 1 की, स्टूडेंट कंपोनेंट 1 इन वेपर स्टेट स्टूडेंट, इन वेपर फेज, और y2 में कह रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेज। तो कोई ना कोई रिलेशनशिप हमें इसका, अगर मैं कहूं कि ये निकालो भाई कितने, जितने देखो लिक्विड के अंदर जो मोल्स थे उसमें से कुछ वेपर बन गए, तो मोल फ्रैक्शन वेपर की भी बनी और लिक्विड की भी है, तो दोनों की कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आने वाला पेपर में, हाउ टू फाइंड द कंपोजिशन। तो उसको मैं y1 कह रहा हूं और इसको मैं y2 कह रहा हूं। अब इसको निकालने के लिए हम डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का यूज करते हैं। लिक्विड के मोल फ्रैक्शन निकले राउट्स लॉ से, किससे निकले, राउट्स लॉ के, और जो गैस फेज में मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा उसके लिए मैं डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर यूज करता हूं। तो आपने डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था स्टूडेंट्स, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, कि जो भी वेपर प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, जो भी वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का होता है स्टूडेंट, PI वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन गैस फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन द गैस फेज इनटू टोटल प्रेशर। ये फार्मूला किसने दिया है, डाल्टन्स लॉ ने। आपको बात समझ में आई। लिक्विड के अंदर जो भी मैंने कंपोजिशन बताई वो राउट्स लॉ से निकाली। P1 क्या कह रहा है, P1 इज इक्वल टू P10 chi1, P2 इज इक्वल टू P02 chi2। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, किसकी, कंपोनेंट 1 की, कंपोनेंट। अब मैं गैस में निकालना चाहता हूं तो ये फार्मूला मुझे निकालना पड़ेगा। तो गैस के लिए मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से देख लो। इसके लिए मैंने कौन सा लॉ लगाया, डाल्टन्स लॉ। तो P1 क्या बना फिर, P1 इज इक्वल टू, इफ y1 इज द मोल फ्रैक्शन, अगर y1 एक की मोल फ्रैक्शन है और दूसरे की y2 है इन वेपर फेज स्टूडेंट,
वेपर में अगर y1 y2 है और सोल्यूशन में कितनी है, chi1 है और chi2 है, ठीक है, ये सोल्यूशन में है, ये वेपर में। तो P1 इज इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल एंड P2 इज इक्वल टू y2 इंटू पी टोटल स्टूडेंट्स। तो P1 क्या होता है, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। P1 यहां से मेरे को रिलेट कर सकता हूं, व्हाट इज P1, P1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, ये P1 किसके बराबर है, P10 इंटू chi1 इज इक्वल टू y1 इंटू pt। तो फिर y1 की वैल्यू क्या बन गई, P10 chi1 बाई p टोटल। तो एक फार्मूला मुझे और मिल गया स्टूडेंट्स, इससे मैंने क्या निकाला, इससे मैं क्या निकाल रहा हूं, जो कंपोजिशन मेरी बनेगी स्टूडेंट गैस फेज में। बताओ कोई डाउट है आपको अभी तक जो मैंने लिखा? नहीं सर। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम हमें आने वाली है। तो हमने आपको बताया है कि व्हाट इज वेपर प्रेशर, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ से हमें मिलते हैं मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के लिक्विड सॉल्यूशन में, और डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर अप्लाई करने से हमें मोल फ्रैक्शन मिलते हैं गैस स्टेट में। तो ये फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। तो y2 की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ, y2 किसके बराबर आ जाएगा, P02 chi2 बाई pt। pt क्या है, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो जनरल फार्मूला मैंने यहाँ पे निकाला है आपके लिए, ये रिलेट कर रहा है chi1 जो होती है ये मोल फ्रैक्शन है स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन किस में, लिक्विड के अंदर, इन सॉल्यूशन, इन लिक्विड सॉल्यूशन, और y1 yi क्या होती है, मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज, मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज, ठीक है। क्लियर अबाउट दिस फार्मूला स्टूडेंट्स, बोलो। इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो क्योंकि ये पेपर में आने वाला है और इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो आपको कोई भी डाउट लग रहा है, बोलो। नहीं सर। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं अंडर ऑल कंसंट्रेशन। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, इसका ग्राफ कैसे बना स्टूडेंट, और कंपोजिशन कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन लिक्विड में राउल्ट्स लॉ को यूज करके, और मोल फ्रैक्शन गैस में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज करके। तो ये फार्मूले मैंने आज आपको बताए हैं। तो फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, आप इनके ऊपर अपना कर लीजिए। और आप एक बात का ध्यान रखिए, हम आपको बहुत सारे लिंक भेज रहे हैं यूट्यूब में जिसमें हम बहुत सारी नेम रिएक्शंस हमने की हैं, उनको सुन लेना, बहुत काम की हैं, और उनमें मैकेनिज्म डिस्कस किया गया, 5-5 मिनट की हैं स्टूडेंट, वो सब पेपर में आने वाली हैं। तो रिएक्शन को मग नहीं करना, उन्हें अंडरस्टैंड करना है, इसलिए मैं भेज रहा हूँ कि आप उनको समझ लो और सुन लो। 5-5, 7-7 मिनट की हैं, वो सब इंपॉर्टेंट हैं, वो पेपर में आने वाली है, ठीक है। ओके देन, गुड नाइट, मैं मिलूंगा फिर ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कल क्लास लेना चाहो तो मॉर्निंग में ले सकते हो, शाम को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। सर आप मेरे को बता देना सुबह तो कब ले। मॉर्निंग में तुम अवेलेबल हो तो मैं हाँ जी सर, अवेलेबल हूँ। अवेलेबल हो तो फिर मैं 3 बजे कर दूंगा। ओके सर। चलो मैं आपको लिख के भेज दूंगा, ओके, Okay, bye. ऑलराइट देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।